હેલો 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 व्हाट्सएप गाइस केम छो मजा मां मैं मोहित तुमकर आपका अपना दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस क्लॉज उसकी एक पूरी इन-डेप्थ सीरीज को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमारी परंपरा चली आ रही है, हमारी सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हम जो हमारा पिछला लेक्चर था लेक्चर 2 जिसमें हमने एक पूरे नए एक्ट द कंपनीज एक्ट 2013 की शुरुआत की थी, उसका फटाफट से एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो चलिए हम हमारे नोट्स में वापस चलते हैं। तो फटाफट से अपना स्टडी मेट उठा लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। हमारे लेक्चर 2 में हमने एक पूरे नए चैप्टर, एक पूरे नए एक्ट का श्री गणेश किया था और एक बहुत बढ़िया लाइन से, एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट से मैंने आपको इस चैप्टर की, इस एक्ट की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की थी कि ये एक्ट आपका रहने वाला है सीए के साथ भी और सीए के बाद भी। उसके बाद हमने इस चैप्टर के आउटकम्स को जाना कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम फाइनली किन किन चीजों को समझने वाले हैं, किन किन चीजों को सीखने वाले हैं। उसके बाद हमने एक बहुत बढ़िया चार्ट से इस पूरे चैप्टर के कंटेंट्स का ओवरव्यू देख लिया था। उसके बाद हम चले गए थे कंपनीज एक्ट के इंट्रोडक्शन पे कि ये एक्ट कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। हमने जाना था कि किस एक्ट को अमेंड करके ये एक्ट लाया गया और क्यों इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी, क्या क्या रीजंस थे इस एक्ट के इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था, हम चले गए थे एमसीए की वेबसाइट पे और हमने देखा था कि कैसे ये एक्ट का डिवीजन हुआ है, कैसे ये एक्ट चैप्टर्स में बटा गया है। फिर चैप्टर्स के बाद उसके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं। उसके बाद नीचे में हमने देखे थे कि कई सारे शेड्यूल्स हैं। तो टोटल इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? इस एक्ट में है 470 सेक्शंस और ये एक्ट 29 चैप्टर्स में बांटा गया है। उसके बाद हम चले गए थे कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पे कि ये एक्ट किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हम चले गए थे कंपनी की मीनिंग और कंपनी के फीचर्स पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा आ जाता है सेक्शन 2। आगे क्या बोलेंगे? क्लॉज। ठीक है, वो डिफाइन करता है हमारे वर्ड कंपनी को, ये कंपनी की डेफिनेशन बताता है। तो कहता है कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके बाद हमने पीटी थी खूब सारी ताली, जोर जोर से पीटी थी हमने खूब सारी ताली। हमने देखा था कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी। ये थे कंपनी के वो 5 फीचर्स। ठीक है, और यही थे हमारे क्लैप्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 हुआ था समाप्त। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर से कंटिन्यू करें। आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। तो आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ, हम पढ़ना शुरू करते हैं कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। देखते हैं क्या लिखा है। कहता है कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कहता है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी कहता है कि कंपनी को उसके मेंबर्स से अलग होकर देखा जाना चाहिए, यानी कि
कंपनी को उसके मेंबर्स से सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। भैया वो सब तो ठीक है, आप हमको बुद्धू समझते हो क्या? हमें नहीं पता क्या कि आपने ये फोटो हमारे मजे लेने के लिए, हमको जलाने के लिए लगा रखा है? अरे ना रे ना बाबा ना, तुम्हारे भैया ने भी अभी तक ये लड्डू नहीं चखा है, ठीक है? तो देखो, ये जो तुम्हारा कॉर्पोरेट वेल है ना, तो इस वेल वर्ड के बहुत खासे मायने हैं। ये वेल वर्ड का मतलब है घूंघट, ठीक है? क्या है इसका मतलब? घूंघट। तो मैंने कहा ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, पगड़ी पहने हुए, ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारी क्यूट सी हैंडसम सी कंपनी, ये तुम्हारी क्यूट सी हैंडसम सी कंपनी। और इनके बगल में जो देवी जी बैठी हैं घूंघट ओढ़े हुए, इस घूंघट के पीछे कौन कौन लोग हैं ये हमको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कॉर्पोरेट वेल refers to the concept that members of a company are shielded, भैया ये शील्ड वर्ड का मतलब क्या है? तो आ जाओ मेरे साथ। ये जो तुमको कैप्टन अमेरिका दिख रहा है, ये जो तुमको कैप्टन अमेरिका दिख रहा है, इसने जो हाथ में पकड़ा हुआ है अपने प्रोटेक्शन के लिए, इसका जो ये हथियार है, यही तो है शील्ड, ठीक है? यही तो है शील्ड। तो शील्ड का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। हाँ 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 हाँ, उधर मत जाओ, इधर आओ, ठीक है? कहीं भी पहुंच जाते हो तुम। तो कहता है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस। मतलब कंपनी कंपनी से जो भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कंपनीज जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, उससे अगर कोई लाइबिलिटी हो रही है तो उससे मेंबर्स क्या हैं? फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। कैसे? इफ द कंपनी incurs any debt or contravenes any law, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. अगर अगर कंपनी किसी डेट में उलझ जा रही है, ठीक है, अगर कंपनी किसी डेट में उलझ जा रही है और किसी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट ये कहता है कि मेंबर्स लायबल नहीं रहेंगे उन एरर्स के लिए, कंपनी के उन एक्शंस के लिए। इन अदर वर्ड्स, मेंबर्स इंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। मतलब कंपनी से मेंबर्स जो हैं वो फुल्ली एक इंसुलेशन इंजॉय करते हैं, मतलब वो कंपनी के एक्शन से फुल्ली इंसुलेटेड है, ठीक है? आगे कहता है द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के एक्शन से, कंपनी के एक्ट से फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आगे एक बहुत बढ़िया केस लॉ आ रहा है जो इस पूरे कंसेप्ट का, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी के कंसेप्ट का फाउंडेशन है, वही इस एक्ट का, इस कंसेप्ट का कर्ता धरता है। तो वो एक्ट है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो चलो मैं तुमको लिए चलता हूं उस बढ़िया बढ़िया से एक्ट पे, उस बढ़िया बढ़िया से केस लॉ पे। आज की क्लास में हम बहुत सारे केस लॉस को डिस्कस करेंगे। ये केस लॉस ना एक कहानी की तरह लगते हैं और इनको तुमने क्या करना है, बस मेरे साथ बने रहना है और इन कहानी को एंजॉय करना है, ठीक है? तो चलो हम आ गए हैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस लॉ पे। ये जो हमारे दादाजी हैं, ये जो हमारे दादाजी हैं, यही है मिस्टर सोलोमन, यही है मिस्टर सोलोमन। इनका नाम शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने
अपने शू मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के एसेट्स को लिया और एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया और उन एसेट्स को सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी इन्होंने फॉर्म की, उसमें ट्रांसफर कर दिया। वैसे तो जो फिगर्स हैं वो फॉरेन करेंसी में, लेकिन तुम अपनी सुविधा के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, मैंने इसको ले लिया रुपीज में। तो उन एसेट्स की वैल्यू क्या है? उन एसेट्स की वैल्यू है 38,782। इस वैल्यू के एसेट्स को मिस्टर सोलोमन ने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की उसमें ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में जो एसेट्स इन्होंने ट्रांसफर किए, इसके बदले में मिस्टर सोलोमन ने ले लिए 20,000 शेयर्स, ₹1 फेस वैल्यू के, ₹1 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इन्होंने, मतलब टोटल 20,000 रुपीज के वैल्यू के शेयर्स इन्होंने ले लिए कंपनी से। साथ ही साथ 10,000 जो बच गया उसका इन्होंने ले लिया डिबेंचर, और उस डिबेंचर पे इन्होंने ले लिया कंपनी के एसेट्स का चार्ज। उन डिबेंचर्स पे इन्होंने ले लिया कंपनी के एसेट्स का चार्ज। ये तुम ऐसे समझो, चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि इन्होंने जो कंपनी से डिबेंचर्स उठाए, ठीक है, जो कंपनी से डिबेंचर्स उठाए या उस पे इन्होंने ले लिए कंपनी के एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, और बाकी का इन्होंने उठा लिया कैश, नगदी। साथ ही साथ उस समय के कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने अपनी वाइफ मिसेस सोलोमन को भी बना लिया एक शेयर होल्डर, जिसमें उनको मिल गए 1 शेयर, और उनके चारों बेटे, उनको मिल गए 1-1 शेयर, और उनकी एक बिटिया, उनको भी मिल गए 1 शेयर, ठीक है। तो ये टोटल 7 सब्सक्राइबर्स बन गए मेमोरेंडम के, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसमें। अब बात ये आई कि आ गया एक बड़ा वाला ट्रेड डिप्रेशन, ठीक है, मतलब होने लग गया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का धंधा चौपट, ठीक है। और फाइनली बात इतनी खराब हो गई कि कंपनी आ गई लिक्विडेशन की कगार पे, कंपनी पे लगने वाले थे ताले। अब कंपनी जो अपना बिजनेस कर रही थी उसमें 7,000 के कंपनी के थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 7,000 के वैल्यू के वर्थ के थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उन्होंने बोला कि भाई ये जो सोलोमन भाई साहब है ना, इन्होंने जो ये 10,000 वर्थ के डिवेंचर्स कंपनी से लिए हैं, जिसपे याद है कंपनी के एसेट्स का क्या है? कंपनी के एसेट्स का है चार्ज, मतलब कंपनी के एसेट्स दिए गए हैं एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। तो उस केस में डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में सोलोमन भाई साहब को सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं माना जाना चाहिए। क्यों नहीं माना जाना चाहिए? क्योंकि इफेक्टिवली ये सोलोमन भाई साहब ही इस पूरी कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, और इस कंपनी के पीछे हैं सोलोमन भाई साहब। ये एक वन मैन कंपनी है। ये सब जो शेयर्स इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को दिए रखे हैं, ये सब दिखावे के लिए। असली में कंपनी के पीछे हैं सोलोमन भाई साहब, कंपनी के एक्ट्स के पीछे हैं सोलोमन भाई साहब। तो चलो देखो आगे क्या होता है। तुमको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सोलोमन भाई साहब को सिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। ये ऐसा इसलिए हो रहा था कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के एसेट्स से जो भी वैल्यू रियलाइज होती है, उसका पहला हक बनता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, उसके बाद बनता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हक। तो सोचो सोलोमन भाई साहब कितने चालू थे। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पहले से तैयार रख ली कि कभी भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो मेरा जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। आगे देखो कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। तो इस केस लॉ में लीगल इशू था
द मेन इशू वॉज whether Solomon was personally liable for the debts of the company. क्या जो कंपनी ने वो 7,000 रुपए के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका जो पैसा बकाया है उसके लिए, चूंकि कंपनी के पीछे मिस्टर सोलोमन है, तो क्या वही रिस्पॉन्सिबल है, वही लायबल है, गिवन दैट ही वॉज द प्राइमरी शेयर होल्डर एंड इफेक्टिवली रन दी कंपनी बाय हिमसेल्फ. कंपनी के एमडी वही थे, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सोलोमन ही थे, तो क्या वही लायबल हैं? तो देखो कोर्ट का डिसीजन क्या है. द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ruled in favor of Solomon, holding that A. Solomon and Company Limited was a separate legal entity. कंपनी का फीचर, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोलोमन हिमसेल्फ, यानी कि कंपनी अलग है और मिस्टर सोलोमन अलग हैं. क्यों? क्योंकि कंपनी एंजॉय करती है सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर. Thus, Solomon was not personally liable for the company's debts. The court reinforced that once a company is legally incorporated, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, जब एक कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इट हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी. जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, एंड शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है. लेकिन यहां पर तो सोलोमन भाई साहब ने पूरे 38,782 वर्थ के एसेट्स दे दिए थे, तो इनकी लायबिलिटी कितनी थी? 2,000 शेयर्स तक की थी, वो उन्होंने फुलफिल कर दी थी. इसके बाद मिस्टर सोलोमन और किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है. क्यों? क्योंकि कंपनी एंजॉय करती है सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर. ठीक है, तो ये था तुम्हारा केस लॉ, और इसी का कंक्लूजन ये होता है कि इस घूंघट के पीछे हैं कंपनी के मेंबर्स. और ये थी हमारी क्यूट सी हैंडसम सी कंपनी, और मेंबर्स छुप जाते हैं क्योंकि कंपनी एंजॉय करती है सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी. चलो अपने नोट्स पे वापस आते हैं. कहता है कि द सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. मतलब कंपनी की पर्सनालिटी उसके मेंबर से एकदम अलग है, भिन्न है. इन सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, लेड डाउन दैट अ कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ठीक बात. इन दिस केस वन सोलोमन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम्ड Solomon and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons and 1 daughter. This company took over the personal business assets of Solomon for वर्थ इतना, एंड इन टर्न सोलोमन टुक इतने शेयर्स, उसके बदले में उन्होंने इतने शेयर्स ले लिए, इतने डिबेंचर्स ले लिए. ठीक है, with company with charge on company's assets and the balance in cash. His wife, daughter and 4 sons took this shares. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. The unsecured creditors to the tune of itna contended that Solomon could not be treated as a secured creditor of the company in respect of the debentures held by him, as he was the managing director of one man company which was not different from Solomon. And the cloak मतलब होता है चोगा. ठीक है, cloak मतलब होता है चोगा. cloak of the company was a mere sham and fraud. ये था दलील किनकी? ये थी दलील अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, क्योंकि उनको अपने पैसे में खतरा दिख रहा था. तो उन्होंने कहा कि भाई सोलोमन और उसकी कंपनी दोनों एक ही है, ये सिर्फ ठगी कर रहे हैं हमारे साथ अलग अलग बनके. इट वॉज हेल्ड दैट
the company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum. जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो वो जो दो डॉक्यूमेंट्स थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, एमओए और एओए, ठीक है, इन पे साइन होता है। तो एओए जो डॉक्यूमेंट है उस पे सब्सक्राइबर साइन करते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम। इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइजली द सेम एज इट वाज बिफोर। वो पहले भी शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते थे और कंपनी बना के भी वो शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। एंड द सेम पर्सन आर मैनेजर। वो सोलोमन भाई साहब भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। एंड द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट भी उन्हीं के पास जा रहा है। द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स और ट्रस्टीज फॉर देम। Company is not in law the agent of the subscribers or trustee for them, nor ना ही कंपनी उनके सब्सक्राइबर्स यानी कि उनके मेंबर्स, उनके शेयर होल्डर्स के लिए एक एजेंट है या ट्रस्टीज के लिए। nor are the subscribers as members liable in any shape or form except to the extent and in the manner provided by the act। वो सिर्फ अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो वो सिर्फ अपने अनपेड शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक के लिए लायबल है, उसके अलावा किसी भी चीज की उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती। दस इन दिस केस क्लियरली एस्टेब्लिश्ड दिस केस चल जा भाई, ये हो गया तुमको है ओके। This case clearly established that company has its own existence and as a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company even though he holds virtually the entire share capital। भले ही वो शेयर होल्डर वर्चुअली कंपनी के सारे शेयर कैपिटल होल्ड करता हो, लेकिन फिर भी वो लायबल नहीं होगा कंपनी के एक्ट्स के लिए। The whole law of corporation is in fact based on this theory of separate corporate entity। तो ये था हमारा एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का। प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने कॉर्पोरेट वेल थ्योरी तो समझ लिया कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, और कंपनी के एक्ट के लिए कभी भी मेंबर्स लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में तो मेंबर्स इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का गलत फायदा उठा लेंगे। वो कंपनी के आड़े ऐसे ऐसे काम करने लग जाएंगे और बोलेंगे कि हम तो भैया लायबल नहीं है, हम अलग हैं, हमारी कंपनी अलग है। तो 10 कलोल के लिए तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे यह सवाल आता है कि क्या कभी इस घूंघट को उठाया जा सकता है? क्या कभी इस घूंघट को उठाया जा सकता है और जो असली दोषी हैं उनको पकड़ा जा सकता है? तो चलो मेरे साथ इसका जवाब अपन खोजते हैं साथ मिलकर। तो सवाल यह है कि वेदर दिस वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन इवन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड। तो देखो, कहता है बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन वन शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लिफ्टिंग द वेल। घूंघट उठाना, ठीक है। कहता है इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। मतलब कंपनी एक लीगल पर्सन है लॉ के नजरिए से। इसको एक बार के लिए साइड रखो, डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी और ध्यान दो पेइंग रिगार्ड इंस्टेड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फसाड। where the courts ignore the company and concern themselves
directly with the members or managers, the corporate veil may be said to have been lifted. जब जब कोर्ट अपना डिसीजन कंपनी को साइड रख के, कंपनी को परे रख के, मेंबर्स से डायरेक्टली लिंक करके लेने लग जाती है, तो उस केस में यह माना जाएगा कि कॉर्पोरेट वेल जो है उसको लिफ्ट कर लिया गया है, कंपनी के उस घूंघट को उठा लिया गया है। और यह कब होगा? ओनली इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस courts are willing to lift the corporate veil, and that too when questions of control are involved rather than merely a question of ownership. और ये कब होगा? ये तब होगा जब सिर्फ कंपनी की ओनरशिप किसके पास है उस पर बात नहीं उठ रही है, बात उठ रही है कंपनी के एक्शंस के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इन्वॉल्व है, कंपनी के उन एक्शंस पे कंट्रोल किसका है। तो उस केस में कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाए, उस घूंघट को उठाया जाए। तो चलो बात करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की। द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कंपनी की जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है ना, उसको कंपनी लॉ डिसरिगार्ड करता है, खारिज करता है। और द प्रिंसिपल दैट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, और कंपनी जो कहती फिरती है ना कि मैं एक लीगल एंटिटी हूं, शेयर होल्डर्स बोलते फिरते हैं कि हम अलग हैं, हमारी कंपनी अलग है, ठीक है, और वो हमसे डिस्टिंक्ट है एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। तो इन कुछ केसेस में जो है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके हम सारे केसेस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो केस है, पहला जो सिचुएशन है जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, वो है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब हमको कंपनी की फितरत पहचानना है, असली फितरत पहचानना है कंपनी की, उस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। जब हमको देखना है कि क्या वो कंपनी हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है। इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज एडॉप्टेड। जिन केसेस में हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करते हैं, यानी कि उस कंपनी का कंट्रोल किनके हाथ में है, क्या उनका कंट्रोल ऐसी कंट्री के हाथ में है, ऐसी कंपनी के हाथ में है जो हमारी एनिमी कंट्री है। तो उस केस में हम कॉर्पोरेट वेल को, हम कंपनी के असली कैरेक्टर को पहचानेंगे और कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। आज के सेशन में हम खूब सारे केस लॉस को डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बने रहो मेरे साथ। और इस सेशन के एंड में, अंत में तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, तो बने रहना, ठीक है। तो चलो आ जाओ फटाफट से मेरे साथ अपने नोट्स पे, हम डिस्कस करते हैं केस लॉ को। अब जी होगा लिफ्ट कॉर्पोरेट वेल, अब जी उठेगा घूंघट, ठीक है। भैया कहां से फोटोज चुरा के लाते हो? अरे ला लेता हूं, तुम्हारी आंटी जी की मेहरबानी, ठीक है। तो चलो पहला जो हमारा सिचुएशन आ गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, वो है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। आ जाते हैं फटाफट से अपन अपने केस लॉ पे। पहला जो केस लॉ है वो है डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। तो देखो बात कुछ यूं है कि दोनों कंपनी ब्रिटेन में, यूके में इनकॉर्पोरेटेड है।
जो हमारी डायमलर कंपनी लिमिटेड है वो भी ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेटेड है और कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी भी ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेटेड है। तो देखने से लग रहा है कि दोनों दोस्त कंपनी हैं, दोनों दोस्त कंपनी हैं, लेकिन आगे आएगा ट्विस्ट। तो बात यह है कि दोनों में होती थी ट्रेडिंग, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी होती थी। जाहिर सी बात है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी टायर वगैरह मैन्युफैक्चर करती होगी, जिसको इसने डायमलर ने खरीदा होगा, और उसके चलते डायमलर का कुछ पैसा बकाया होगा। और उसी बीच छिड़ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किसके बीच? यूके के बीच और जर्मनी के बीच, ठीक है। अब जो डायमलर कंपनी है ना, इसने कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को पैसे देने से मना कर दिया। बोली मैं तुमको पैसे नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि इसको अंदर ही अंदर से खबर लग गई थी कि ये जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है ना, इसमें सारे शेयर्स एक को छोड़ के जर्मन्स के पास हैं। और इसके सारे डायरेक्टर्स, इस कंपनी के कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स जर्मन्स हैं। यानी कि ये हुई हमारी एनिमी कंपनी। ये दोस्त नहीं है, दिख तो दोस्त रही थी, लेकिन इसके पीछे हमारे दुश्मन हैं। तो देखो की लीगल इश्यू क्या था। कुड कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड बी कंसीडर्ड एन एनिमी कंपनी? क्या उसको एनिमी कंपनी मान लेना चाहिए सिर्फ इसी बात से कि उसके लगभग सारे शेयर होल्डर्स जर्मन्स हैं, एक एनिमी कंट्री के हैं, और उसके सारे डायरेक्टर्स एक एनिमी कंट्री के हैं, इवन दो इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटेन। तो देखो कोर्ट का क्या फैसला आया। तुम समझदार हो, मेरे को पता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ डायमलर। अरे वाह, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, घूंघट को उठा लिया कोर्ट ने, और अब डायरेक्टली टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा दिया। मतलब जिनके पास उस कंपनी का कंट्रोल है, अब सिर्फ उनसे लिंक करके जो कोर्ट है वो अपना डिसीजन ले रही है। टू एग्जामिन द नेशनलिटी of the company's shareholders and directors, the court held that Continental was effectively an enemy company due to its control by German nationals, and paying them would mean indirectly supporting the enemy। क्योंकि चल रहा है वर्ल्ड वॉर। अब यदि ये जो हमारा डायमलर कंपनी अगर उनको पैसे दे देती है, तो इससे सीधा मतलब ये निकल जाएगा कि हम अपनी एनिमी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा केस लॉ डायमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का। एक बार अपन अपने नोट से भी इसको देख लेते हैं। तो कहता है if the public interest is not likely to be in jeopardy, the court may not be willing to track the corporate shield, but it may rent the veil for ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or conscience. कंपनी के पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं होती, ठीक है। Therefore, it cannot be a friend or foe. कंपनी दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी के पास खुद की कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है। इट में जैसे कि हम जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हमारे पास उतनी समझ नहीं होती। कंसाइंस मतलब होता है समझ।
ना कि हमारे पास उतनी बुद्धि रहती, तो हम बहुत मासूम रहते हैं। वैसे ही लॉ कह रहा है कि कंपनी तो मासूम ही रहती है भाई, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, उसके पास उसकी खुद की समझ नहीं है। इट में हाउएवर बी कैरेक्टराइज्ड एज एन एनिमी कंपनी if its affairs are under the control of people, if its affairs are under the control of people of an enemy country. For this purpose the court may examine the character of the persons who are really at the helm of affairs of the company. इस केस में हम उन लोगों के कैरेक्टर जो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं उसको देख करके ये पता लगा सकते हैं। जब बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की, जब बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की, तो उस केस में हम जो है कंपनी को, उनके शेयर होल्डर्स और जो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं उनको देख करके, उनके कैरेक्टर को देख करके कंपनी को एनिमी कंपनी बता सकते हैं और कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा केस है, जो सेकेंड सिचुएशन है, वो है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। बेटा जी को टैक्स बचाना है, ठीक है। इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्स ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स, particularly where question of controlling interest is in issue. कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कि वो सफिशिएंट पोर्शन ओन करना किसी के द्वारा, या उतना वोटिंग राइट होना जिससे कंपनी के जो की डिसीजंस हैं उस पर वो अपना इंफ्लुएंस, अपना इफेक्ट डाल सके। इसका नोटेबल जो केस लॉ है वो है एस बीरेंद्र सेन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तो चलो फटाफट से अपन अपने केस लॉ पे आते हैं। आपके स्टडीमेट में इस केस लॉ का खाली नाम दे दिया गया है, इसके फैक्ट्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन आपको पूरी क्लैरिटी लाने के लिए मैं लिए चलता हूं आपको इसके केस लॉस पे, ठीक है। तो जो सेकेंड सिचुएशन है अपना, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स, उसमें हम आ गए हैं अपने केस लॉ पे एस बीरेंद्र सेन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। एस बीरेंद्र सेन जो कंपनी है उसका लॉन्ड्री का बिजनेस है और उन्होंने करना है अपने बिजनेस को एक्सपांड। तो उसके लिए उन्होंने कर लिया कंपनी के रीब्रांडिंग और रीऑर्गेनाइजेशन पे सफिशिएंट अमाउंट का, सिग्निफिकेंट अमाउंट का खर्चा, ठीक है, उन्होंने कर लिए एक्सपेंसेस। अब उन भाई साहब ने, उस कंपनी ने मान लिया उन खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ताकि प्रॉफिट कम दिखाया जा सके और टैक्स कम बने, और उन एक्सपेंसेस का ले लिया उन्होंने डिडक्शन। तो सवाल यह है कि क्या उनका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप तो अकाउंट्स के बंदे हो तो बताओ, क्या उनका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है? क्या इन खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना जाना चाहिए, या इनको वो दूसरा वाला क्या होता है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए? तो चलो, लीगल इशू क्या था? द मेन इशू वाज वेदर द कॉस्ट incurred by S. Birendra Sen Limited for rebranding and restructuring या reorganizing its operations could be classified as revenue expenses. Revenue expenses जो deductible होते हैं और capital expenses जो non deductible होते हैं। तो क्या माना जाना चाहिए? रेवेन्यू नेचर का माना जाना चाहिए या कैपिटल नेचर का? तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपेंसेस वर कैपिटल इन नेचर, वो थे कैपिटल इन नेचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं थे। सॉरी एस बीरेंद्र सेन जी, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं थे। इट फाउंड दैट द रीब्रांडिंग and restructuring were aimed at creating long-term benefits
उन्होंने जो रीब्रांडिंग और रीऑर्गेनाइजिंग में, रीस्ट्रक्चरिंग में जो खर्चा किया ना, इसका उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, essentially establishing a new framework for its operations rather than maintaining its current state। ठीक है, तो अभी का जो उनका सिचुएशन, अभी का जो जो उनकी स्थिति थी, उन ऑपरेशंस में जैसे उनके ऑपरेशंस चल रहे थे, उसमें जो उन्होंने चेंजेस किए, उसका उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस कारण से इसको कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ अपने नोट्स में वापस। तो इसी का ये जो हमारा सेकेंड केस है, इसके अंदर आगे सब केसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स। ओ, द कोर्ट द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। इसका नोटेबल केस लॉ है जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। ठीक है, सीधा मैं तुमको केस लॉ पे लिए चलता हूं, उसी से चीजें क्लियर होंगी। तो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। तो ये था हमारा सब पार्ट, टू इवेड टैक्स, जुग्गीलाल कमलापत वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इस केस में क्या था ना, यहां थी एक मिल। अब वो कोई भी मिल हो सकती है। उसमें ऑफिशियली वो मिल की ओनरशिप थी ट्रस्ट के पास, लेकिन लेकिन इफेक्टिवली उसको ये जो जुग्गीलाल जी है ना, उनकी फैमिली कंट्रोल करती थी। ओ, तो अब उस मिल से होते थे इनकम, मिलते थे पैसे। अब जुग्गीलाल जी का कहना था कि ये जो इनकम हो रही है ना इस मिल से, वो बिलोंग करती है इस ट्रस्ट को, और इसका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो ट्रस्ट के नाम पे होना चाहिए, और ट्रस्ट पे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, उसका कहना था कि नहीं जी, ये मिल ऑफिशियली तो ट्रस्ट के नाम पे ओन्ड है, लेकिन इस इनकम की रियल बेनिफिशियरी है फैमिली। तो जो टैक्स है वो फैमिली के मेंबर्स पे लगना चाहिए, ना कि इस ट्रस्ट पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो देखो क्या था, लीगल इशू क्या था, whether the income should be assessed in the hands of the trust, यानी कि इस इनकम को ट्रस्ट के हैंड्स में चार्ज करना चाहिए या फैमिली मेंबर्स के हैंड में, विच हेल्ड फॉर्मल ओनरशिप, और इन दी हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड वर द रियल बेनिफिशरीज। उस मिल पे इफेक्टिव कंट्रोल तो उन्हीं का रहता था, सिर्फ कागजी दिखा दिया गया था कि ट्रस्ट ओन करती है। ठीक है, अब कोर्ट का डिसीजन क्या आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया, उन्होंने इन फेवर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूलिंग दी अपनी, होल्डिंग दैट द इनकम शुड बी असेस्ड बेस्ड ऑन बेनिफिशियल ओनरशिप। ओ, मतलब जिनके पास उस मिल की बेनिफिशियल ओनरशिप है, ओनरशिप नहीं, बेनिफिशियल ओनरशिप है। ठीक है, द कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल, कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया, लुकिंग बियॉन्ड द फॉर्मल ओनरशिप बाय द ट्रस्ट टू सी दैट द फैमिली वॉज द एक्चुअल बेनिफिशियरी। तो इसमें घूंघट कौन ओढ़े हुए थे, फैमिली मेंबर्स ओढ़े हुए थे ऑफ द इनकम। एज सच द इनकम वॉज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स के हाथ में उस इनकम को चार्ज किया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इन शॉर्ट अपन देखें तो उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट के फेवर में अपना जजमेंट दिया और बोला कि जो इनकम है उसको बेनिफिशियल ओनरशिप के नाम से के बेसिस पे एसेस किया जाना चाहिए, ना कि मेयरली ओनरशिप के बेसिस पे। दूसरा जो केस लॉ है
वो है दिनशॉ मानिक जी पेटेंट, इनका पेटिशन था, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट, तो चलो सीधा अपन आ जाते केस लॉ पे, ठीक है। तुमको तुमको ऐसे पिक्चर पिक्चर फॉर्मेट में देखना पढ़ना बहुत पसंद आता है, नहीं? तो ये खतरनाक से जो अपने भाई साहब हैं वो हैं दिनशॉ मानिक जी, ठीक है। वो थे बहुत पैसे वाले बंदे, वो थे बहुत पैसे वाले बंदे जैसे कि तुम सब हो, ठीक है। उनके पास थी खूब सारी इन्वेस्टमेंट्स, उन इन्वेस्टमेंट्स का उनको डिविडेंड आता था और उनको लग जाता था खूब सारा टैक्स। तो उन्होंने दिमाग दौड़ाया, अपने दिमाग के पुर्जे घुमाए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूं, मैं ना अलग अलग प्राइवेट कंपनीज खोल देता हूं, ठीक है। तो उन्होंने मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज खोल ली और अपनी अपनी उस इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स को उन कंपनीज में बांट दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया। अब उन इन्वेस्टमेंट्स पे आया डिविडेंड, वो गया किसके पास, वो गया कंपनी के पास। अब इन्होंने क्या किया, वो जो इनको डिविडेंड्स आते थे ना, उनको एज अ लोन उस कंपनी से अपने पास ले लेते थे। मतलब कंपनी से उनको लोन मिला ऐसा वो दिखा देते थे और वो लोन कभी पटाया ही नहीं जाता था, ठीक है। तो इस केस में आईटी डिपार्टमेंट ने इनको पकड़ लिया और बाद में कोर्ट का डिसीजन आया कि ये सब जो है ना, ये सब शेम एंटिटीज हैं। मतलब ये जबरदस्ती धांधली करने के लिए खोली गई हैं, इनका और कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये कोई और बिजनेस नहीं करते, सिर्फ इनके पास वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो दिनशॉ मानिक जी सर ने दी हैं, ट्रांसफर की हैं। और ये बनाई गई हैं सोली टू अवॉइड टैक्सेस, ताकि ये खुद का टैक्स बचा सके। तो लीगल इशू क्या था इस केस में, एक बार डिटेल में देखते हैं। वॉज वेदर दिस कंपनीज वर लेजिटिमेट, ये लीगल थी, मतलब वैलिड थी। डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज, क्या डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज थी या इनके पीछे दिनशॉ मानिक जी ही हैं। और इफ दे existed solely to serve as a tax avoidance vehicle for Dinshaw, allowing him to retain control of his income without paying the appropriate taxes. तो कोर्ट का क्या डिसीजन आया, ऑनरेबल कोर्ट का क्या डिसीजन आया? द कोर्ट रूल्ड दैट कंपनीज वर शेम एंटिटीज, ओ क्रिएटेड सोनली टू अवॉइड टैक्सेस। इट लिफ्टेड, कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया, रिकॉग्नाइजिंग दैट दिनशॉ वॉज यूजिंग द कंपनीज मेयरली एज स्क्रीन्स, ठीक है। जैसे आजकल आ गया नहीं लैपटॉप पे मल्टीपल स्क्रीन्स, ठीक है, मेयरली एज स्क्रीन्स टू अवॉइड पेइंग टैक्स ऑन हिज इनकम, देयरफॉर द इनकम वाज टैक्स इन हिज हैंड्स डायरेक्टली, ठीक है। तो आ जाओ एक बार अपने नोट से भी पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी, वो जेन्युइन कंपनी नहीं थी एट ऑल, बट मेयरली दी एसएससी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। द एसएससी अर्न ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, सो he opened some companies and purchased their shares in exchange of his income by way of dividend and interest. This income was transferred back to SSE by way of loan. The court decided that the private companies were a sham and the corporate will was lifted to decide the real owner of the income. तो ये था हमारा दूसरा केस, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड केस है, जो थर्ड सिचुएशन है, वो है टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। किसी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी कुछ कुछ पैंतरे अपना रही है, ठीक है। तो वो ये केस है, पढ़ते हैं। वेयर इट वॉज फाउंड दैट द सोल पर्पस
for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen. जो हमारे लेबरर भाई हैं, जो वर्कमैन हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, मजदूर भाई हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, तो कई बार कंपनीज उनको उनकी मेहनत की कमाई सही से नहीं देती, उनको बोनस जो उनका मिलना चाहिए। कई सारे एक्ट्स हैं हमारे देश में भी जो इन चीजों को चेक करते हैं, इन चीजों को एडमिनिस्टर करते हैं कि उनको सही से उनकी मेहनत का, उनका जो हक का पैसा है वो मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो उस केस में द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द पियर्सिंग ऑफ द वेल टू लुक एट द रियल ट्रांजेक्शन। इसका जो नोटेबल केस है वो है द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर। ठीक है, तो भावनगर में ये कंपनी थी। चलो फटाफट से अपन केस लॉ पे आते हैं। तो केस लॉ है भैया अपना ये हमारा थर्ड सिचुएशन आ गया और ये हमारा केस लॉ आ गया। इसमें वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्या हुआ ना भाई, ऐसा हुआ कि जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसको मैं ए लिमिटेड बोलूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, इसने 4.5 लाख रुपए बी लिमिटेड एक कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। इससे ए लिमिटेड को यानी कि अपनी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिविडेंड आता था। ठीक बात। अब वो जो है वो डिविडेंड आता था तो वो इनके पीएल में दिख जाता था। पीएल में दिख रहा है यानी कि इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता था कि जब ये बोनस का कैलकुलेशन करते थे वर्कमैन का, तो इनको उस डिविडेंड की इनकम को भी कंसीडर करना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग दौड़ाया और अपने दिमाग के पुर्जे घुमाए और इन्होंने क्रिएट कर दी एक सब्सिडरी, होली ऑन सब्सिडरी सी लिमिटेड। 1968 की बात है। और इन्होंने अपनी उस इन्वेस्टमेंट को जो इन्होंने बी लिमिटेड में करके रखी थी उसको ट्रांसफर कर दिया सी लिमिटेड को, अपनी सब्सिडरी को। अब जो डिविडेंड है वो जा रहा है सी लिमिटेड में। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब जो इनकम है ना वो ए लिमिटेड के पीएनएल में नहीं दिख रही है, वो अब जा रही है सी लिमिटेड के पीएनएल में। तो इससे ये हो रहा है कि ए लिमिटेड का जो सरप्लस है वो गिर गया उस अमाउंट से, और इससे जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे वर्कमैन लोग हैं, जो इस कंपनी में काम करते हैं, उनका बोनस भी हो गया कम। अब इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो अपन इसका जो लीगल इशू था उसको एक बार देखते हैं, अपने नोट्स पे चलते हैं। तो द मेन इशू वाज वेदर द क्रिएशन ऑफ अ सब्सिडरी सी लिमिटेड टू होल्ड शेयर्स इन बी लिमिटेड वाज अ लेजिटिमेट एक्ट। क्या वो लीगल एक्ट था, और मेयरली अ स्कीम टू रिड्यूस द बोनस लायबिलिटी टू वर्कर्स बाय मैनिपुलेटिंग द कंपनीज प्रॉफिट। आपको क्या लगता है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी एंड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू इट वाज अ शैम ट्रांजैक्शन। ओ, ये सिर्फ एक धांधली वाला ट्रांजैक्शन था। इंटेंडेड टू रिड्यूस ए लिमिटेड्स लायबिलिटी फॉर बोनसेस। ए लिमिटेड सिर्फ अपना बोनस का जो लायबिलिटी है, बोनस की जो उसकी जिम्मेदारी है, उससे भाग रही थी। द कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल। कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल उठा दिया। डिसरिगार्डिंग द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सी लिमिटेड, कोर्ट ने रूल दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने रूल दिया दैट द डिविडेंड्स फ्रॉम बी लिमिटेड शुड स्टिल बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ ए लिमिटेड्स प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग द बोनस। ठीक है,
तो इससे वर्कर्स को जो बोनस मिलना था वो उनको मिला। आ जाओ, तो ये आप रीड कर लेना, ये पूरा केस लो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया पिक्चराइज तरीके से समझा दिया है। यहां से बस अपन पढ़ लेते हैं। हियर अ कंपनी क्रिएटेड अ सब्सिडरी, कंपनी ने सब्सिडरी बनाई, एंड ट्रांसफर टू इट इट्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स इन अ बिड टू रिड्यूस इट्स लायबिलिटी टू पे बोनस, ताकि बोनस देने की अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे हट सके, भाग सके टू इट्स वर्कर्स। दस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ब्रश्ड असाइड द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, वो सब्सिडरी कंपनी सेपरेट नहीं है। द न्यू कंपनी सो फॉर्म्ड हैड नो एसेट्स ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट दोस ट्रांसफर टू इट। ये वही वाला केस है कि उसके पास और कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं चल रही है उसके अंदर, और कोई और एसेट्स नहीं है, वो उसके पास सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो सिर्फ धांधली करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, टू इट बाय द प्रिंसिपल कंपनी, मतलब कि अपनी ए लिमिटेड कंपनी, विथ नो बिजनेस और इनकम ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट रिसीविंग डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स ट्रांसफर टू इट्स, सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट्स उनको ट्रांसफर किया गया उसी से ही उनको डिविडेंड इनकम हो रही है। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल कंपनी एंड सर्विंग नो पर्पस एक्सेप्ट टू रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रिंसिपल कंपनी, ताकि वो प्रिंसिपल कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकें, और जिससे क्या हो जाए, जिससे जो बोनस वर्कमैन लोग को देना है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया केस लॉ था जिसको हमने कवर कर लिया। अब चलो आ जाते हैं अपन अपने चौथे केस पे, हमारे फोर्थ सिचुएशन पे, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। सब्सिडरीज का फॉर्मेशन किया जाता है ताकि वो एज एन एजेंट एक्ट कर सकें। ठीक है, पढ़ो मेरे साथ। अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स और ऑफ अनदर कंपनी। वैसे तो नहीं माना जाता, वैसे तो कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं, लेकिन कुछ केसेस में कंपनी को उनके मेंबर्स की एजेंट माना जा सकता है, या फिर किसी और कंपनी की एजेंट माना जा सकता है, या ट्रस्टी माना जा सकता है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं वो अपन देखेंगे। एंड मे देयरफॉर बी डीम टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी, और उससे उनकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो वाली इंडिविजुअलिटी उनकी खत्म हो जाती है, इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। हियर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट कंपनी, और उस कंपनी के लिए जिसको उस दूसरी कंपनी की एजेंट माना जा रहा है, तो उस केस में दो रिलेशनशिप चलती है ना, प्रिंसिपल और एजेंट वाली रिलेशनशिप। तो उस केस में जो पहली कंपनी है, जो प्रिंसिपल है, उसको लायबल मान लिया जाएगा अपनी दूसरी कंपनी के एक्स के लिए, यानी कि अपने एजेंट के एक्स के लिए। इसमें जो नोटेबल केस लॉ है वो है अपना मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो देखो बात होती है यूं, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन करके एक कंपनी थी, एक कॉरपोरेशन था। ठीक है, और एक थी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट। तो कहानी कुछ यूं है कि एक लिमिट होती है लॉ से कि आप इतने व्हीकल्स के लिए लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो ही आपको मिलेगा, उससे ऊपर के वो लिमिट जब क्रॉस हो जाएगी तब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो जो अपना ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन है, उसने अपने दिमाग के पुर्जे घुमाए और उन्होंने बोला कि अगर
अगर मैं एडिशनल व्हीकल्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना एक सब्सिडरी फॉर्म करता हूं। किस नाम की? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट के नाम की। और उन्होंने क्या किया, वो जो एडिशनल व्हीकल थे ना जिसके लिए उनको लाइसेंस चाहिए था, उन्होंने उन व्हीकल्स को ट्रांसफर कर दिया अपनी सब्सिडरी को, और अब उस सब्सिडरी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट के नाम से उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब बात यह आती है कि क्या मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट को, क्या इस कंपनी को लाइसेंस मिलना चाहिए उन व्हीकल्स के लिए? लग तो यही रहा है, क्योंकि ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। तो देखो क्या होगा, ठीक है। आते हैं अपने केस लॉ पे। तो द प्राइमरी इशू वॉज वेदर मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानना चाहिए? और इफ द कॉर्पोरेट वेल शुड बी लिफ्टेड टू व्यू इट एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट। क्या उसको ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही पार्ट माना जाना चाहिए? thus preventing the later from circumventing statutory limitations, ताकि उस पे जो limitations लगी हुई हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो कोर्ट का डिसीजन क्या आया? द कोर्ट डिसाइडेड टू लिफ्ट कॉर्पोरेट वेल। ओ, कोर्ट ने डिसाइड किया कि हमको जो ये पर्दा लगा है ना, हमको जो ये घूंघट लगा है कॉर्पोरेट वेल का, इसको लिफ्ट करना है। रूलिंग दैट मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वाज इफेक्टिवली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट एंड नॉट अ ट्रूली इंडिपेंडेंट एंटिटी। वो उसी की ही एक डिवाइस है, वो उसी का ही एक एजेंट है। It was determined that the subsidiary was being used to sidestep statutory restrictions। जो लिमिट लगाई गई है लॉ के द्वारा, उसको ये लोग ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं सब्सिडरी बना के। एंड सो बोथ कंपनीज वर ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी फॉर लीगल पर्पसेस। तो लीगल पर्पस के लिए इन दोनों को अलग अलग नहीं माना गया, इन दोनों को एक ही मान लिया गया। तो फटाफट से अपन अपने नोट से पढ़ लेते हैं। देखो 1982 का ये केस लॉ है। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंसेस फॉर इट्स व्हीकल्स बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। अपने खुद के नाम से अप्लाई करती तो नहीं मिलता। इट देयरफॉर फॉर्म्ड अ सब्सिडरी एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज मेड इन द नेम ऑफ सब्सिडरी। द व्हीकल्स वर टू बी ट्रांसफर्ड टू द सब्सिडरी कंपनी। हेल्ड, कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि द पेरेंट एंड द सब्सिडरी वर वन कमर्शियल यूनिट। वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। कुल मिलाके ये डिसाइड किया गया कि वो दो जिस्म एक जा है, मतलब एक ही कमर्शियल यूनिट है। एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस वर रिजेक्टेड। तो समझे, ये था चौथा केस जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया। अब आते हैं अपन आखिरी केस पे, अपने पांचवें सिचुएशन पे जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, और इसके बाद आएगा तुम्हारा सरप्राइज। ठीक है, चलो पांचवा केस है कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। जब इन धांधलियों के लिए कंपनी का फॉर्मेशन किया जाएगा तो उस केस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा। वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल, किन केसेस में? फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, उनके लिए किसी कंपनी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। एग्जाम्पल, टू डिफीट और सर्कमवेंट लॉ, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। जो नोटेबल केस लॉ है वो है अपना गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। तो चलो फटाफट से अपन अपने केस लॉ पे चलते हैं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये अपना पांचवा पांचवा सिचुएशन, ठीक है, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। ओ ठीक है, तो ये अपना केस लॉ है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। तो कहानी कुछ यूं है, कहानी कुछ यूं है कि ये जो अपने हॉर्न भाई साहब हैं, जो अपने हॉर्न भाई साहब हैं, वो गिलफोर्ड मोटर कंपनी नाम की एक कंपनी में काम करते थे, ठीक है, वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जब जब जिस वक्त वो अपना काम कर रहे थे, मतलब जब उनकी एम्प्लॉयमेंट चल रही थी, उस वक्त गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्न भाई साहब के साथ किया नॉन कंपीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कि जब तक वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, मतलब जब भी वो कंपनी को छोड़ के जाएंगे, तो वो कंपनी के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब वो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेंगे, कंपनी के साथ कंपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात हुई कि एम्प्लॉयमेंट हो गया खत्म। अब हॉर्न भाई साहब तो थे बाउंड, किससे? नॉन कंपीट क्लॉज थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो गई खत्म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि भाई मैं नॉन कंपीट क्लॉज से बाउंड हूं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी जी तो नहीं, मेरी वाइफ तो नहीं। तो उन्होंने उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म की अपनी देवी जी के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, ठीक है, मिसेस हॉर्न के नाम पे। और उस नई कंपनी के थ्रू वो गिलफोर्ड के जो क्लाइंट्स हैं, गिलफोर्ड के जो क्लाइंट्स हैं उनको सॉलिसिट करने लग गए, उनको खींचने लग गए अपनी कंपनी की तरफ, गिलफोर्ड की तरफ से, ठीक है, कि भाई मैं ही तो हूं जो वहां था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक क्लियर ब्रीच ऑफ नॉन कंपीट क्लॉज हुआ। देखो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने बोला कि द मेन लीगल इशू क्या था, द मेन इशू वॉज वेदर द न्यूली स्टेब्लिश कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अलाउिंग हॉर्न टू अवॉइड हिज नॉन कंपीट ऑब्लिगेशन। हॉर्न ने बोला कि भाई ये तो एक अलग ही एंटिटी है, ये तो एक अलग कंपनी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये मेरी कंपनी तो है नहीं। और इफ द कॉर्पोरेट वेल शुड बी लिफ्टेड टू एनफोर्स दी कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि द कोर्ट रूल दैट द कंपनी वाज अ मेयर क्लोक और शेम created solely to circumvent Horn's contractual obligations. It held that corporate veil should be lifted, treating Horn's company as a facade. As a result, Horn was personally restrained from soliciting Guilford's clients, enforcing the original non-compete clause. तो कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया और देखे कि हॉर्न ही है इन सब के पीछे, और इसमें क्लियर ब्रीच ऑफ नॉन कंपीट क्लॉज हुआ है। तो हॉर्न के को यह बोला गया कि आप गिलफोर्ड कंपनी के क्लाइंट्स को अब सॉलिसिट नहीं करेंगे। तो यह था हमारा पांचवा केस और आखिरी केस। इसी के साथ कॉर्पोरेट वेल के जो हमारे पूरे कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं खत्म, ठीक है। हां आ गया तुम्हारा सरप्राइज। तो जी कहानी तो तुमने सुन ली, आज तुम्हें कव्वाली सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? कव्वाली सुनाता हूं। अर्ज किया है, कमेंट में लिख देना तुम इरशाद, ठीक है। अर्ज किया है, कॉर्पोरेट वेल है, कॉर्पोरेट वेल है पर देखता हूं मैं पार, क्योंकि मेंबर्स के पीछे हैं असली किरदार। लगे जो घूंघट
लगे जो घूंघट कंपनी ने डाला, लेकिन सच को उठा के निकालना है सारा, निकालना है सारा। कॉर्पोरेट वेल है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, लगा वो पर्दा हटा रहा हूं मैं, लगा वो पर्दा हटा रहा हूं मैं। सेपरेट एंटिटी के नाम पे, सेपरेट एंटिटी के नाम पे मास्क है पहना, पर कुछ केसेस में यह जरूरी है कहना, पर इन 5 केसेस में यह जरूरी है कहना, जब जब फ्रॉड और चीटिंग के साए में आए, वो घूंघट हटा असली चेहरा दिखाएं, असली चेहरा दिखाएं। कॉर्पोरेट वेल है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, लगा वो पर्दा हटा रहा हूं मैं, लगा वो पर्दा हटा रहा हूं मैं। हाँ हाँ, पता है बहुत अच्छा गाता हूं मैं। थैंक यू, थैंक यू। कहा था ना, एक बार फील तो करो, प्यार हो जाएगा लॉ से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही मजे से पढ़ें, क्योंकि मजे से पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे।